उसके या तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो जाते हैं, उसकी पत्नी या उसके परिवार के लोग के इसके तो कहीं और संबंध चल रहे हैं और ये के ऊपर ब्लेम करने लग जाते हैं, लेकिन गलती उसकी नहीं है। 1 लाख व्यक्ति पे एक मानसिक रोग चिकित्सक है, एक डॉक्टर मिलता है। तो आपको खुद ही अवेयरनेस लाना पड़ेगी, आपको खुद ही अपने घर परिवार के लोगों को देखना पड़ेगा कि वाइफ उसकी सुनती नहीं है, उसके परिवार के उसकी सुनते नहीं, और दोनों ही अपनी बात उसके ऊपर थोपे जा रहे हैं और वो अपनी बात किसी को बता ही नहीं पा रहा है कि वो क्या चाह रहा है। कौन सी राशियां हैं जिन्हें सबसे ज्यादा मानसिक रोग होता है? विवाह से ही मेंटल हेल्थ इशू शुरू होते हैं व्यक्ति के। मतलब जो हमारे पास पेशेंट आया था उसको हमने देखा कि उसने अपनी वाइफ को मार दिया और बाद में उसने खुद अपने आप को भी मार दिया। तो ये व्यक्ति मतलब सिर्फ अपने लिए ही नुकसानदायक नहीं है, ये सामने वालों के लिए भी बहुत नुकसानदायक होता है। सबसे ज़्यादा पुरुष वर्ग हमारे पास इसमें आ रहा है। नमस्कार, आज के इस पॉडकास्ट में हम जानेंगे कैसे हम हमारी मेंटल हेल्थ को एक होलिस्टिक वे में सुधार सकते हैं, डिप्रेशन, एंजाइटी, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस से बाहर आ सकते हैं एक होलिस्टिक वे में। जिसके लिए हमें आज गाइड करने वाले हैं जो कि हमारे पॉडकास्ट के गेस्ट भी हैं। उनका नाम है एस्ट्रोबली जी, एक पॉपुलर एस्ट्रोलॉजर है, एक सर्टिफाइड स्पिरिचुअल गुरु है और एक सर्टिफाइड मेंटल हेल्थ हीलर है, जिन्होंने काफ़ी बच्चों को, प्रोफेशनल्स को, बिजनेसमैन को और कपल्स को अपनी मेंटल हेल्थ सुधारने में हेल्प करा है एक होलिस्टिक तरीके से। सो लेट्स आवर शो बिगिन। 3, 2, 1। राधे राधे। खराब मेंटल हेल्थ वाला व्यक्ति आता है आपके पास, तो आप सबसे पहले आपका प्रोसेस क्या रहता है, उसका एनालिसिस वगैरह कैसे करते हैं? देखिए, हमारे पास अगर कोई भी व्यक्ति आता है तो सबसे पहले अभी तक वो कहाँ कहाँ से गुजरा है, किस स्टेज से आया है होकर, क्योंकि वो पहली बार हमारे पास नहीं आया होगा, उससे पहले वो कई जगह भटक कर ही आया होगा, अपना इलाज करवा कर आया होगा, डॉक्टर के पास गया होगा, या और भी इसकी कई शाखाएं हैं, तो वहाँ से गुजर के हमारे पास आता है। तो उसकी सारी वो चीज़ें हम जानते हैं। हमारा जो मेन चीज़ होता है वो होता है कि ग्रहों की जानकारी उसके बारे में लेना। तो उसकी कुंडली के माध्यम से है, उसके फेस रीडिंग के माध्यम से है, उसके आसपास का जो वातावरण है उसको पूरा समझना है, उसके आसपास के जो लोग हैं उसको पूरा समझना है। वो सारी बेसिक चीज़ों को लेकर फिर क्या इसको इसके बारे में उपाय हमें देना है, फिर ही उसका इलाज शुरू किया जाता है। और सबसे मेन चीज़ इसमें जो होती है उसकी काउंसलिंग, उससे बात की जाती है, उसकी सारी बात सुनी जाती है, क्योंकि अभी तक यही उसके साथ हुआ होता है कि उसकी बात कोई नहीं सुनता है, सब उसके ऊपर थोपते हैं, तभी व्यक्ति मेंटल हेल्थ के इशू में पड़ता है। जब उसकी बात को कोई सुनेगा नहीं तो वो अपनी बात शेयर नहीं कर पाएगा, और शेयर नहीं करेगा तो वो घुटेगा। तो उसकी बातों को सुनना, समझना, और फिर ग्रहों के माध्यम से कि उसके ग्रह कैसे चल रहे हैं और कौन सा ग्रह उसको मेंटल हेल्थ में लेकर आया है, हम उसको कैसे सुधार सकते हैं, और उसके बाद फिर उसके इलाज को हम चालू करते हैं। कैसे कैसे केसेस आ रहे हैं अभी आपके पास? सबसे ज़्यादा पुरुष वर्ग हमारे पास इसमें आ रहा है, महिला वर्ग आता है लेकिन बहुत कम रहता है। अगर 80% मेरे हिसाब से अगर देखा जाए, मेरे पास जो जितने भी पेशेंट है उसमें अगर मैंने देखा है तो पुरुष वर्ग ही मेरे पास सबसे ज़्यादा इसमें आया हुआ है, और उनका मेंटल हेल्थ का ही सबसे ज़्यादा इशू रहता है। तो उसके ऊपर ही हमारा केस स्टडी ज़्यादा चल रहा है कि कैसे हम उसको दूर कर सकते हैं। अभी जैसे मैं आपको एक रिसेंट का केस बताता हूँ, तो उसमें हमने देखा है कि जो व्यक्ति पुरुष वर्ग का हमारे पास पेशेंट के रूप में आया है, तो उसके साथ दिक्कत ये है कि उसकी वाइफ उसकी सुनती नहीं है, उसके परिवार के उसकी सुनते नहीं, और दोनों ही अपनी बात उसके ऊपर थोपे जा रहे हैं, और वो अपनी बात किसी को बता ही नहीं पा रहा है कि वो क्या चाह रहा है। इस चीज़ में उसकी मेंटल हेल्थ खराब हो गई है, तो वो इस चीज़ के लिए हमारे पास आया कई जगह भटकने के बाद में, और अब जाकर उसमें कई चीज़ें हमने देखा है कि सुधार हो रहा है। इस चीज़ में एक सबसे मेन चीज़ ये होती है कि व्यक्ति में या तो अचानक से बदलाव आने लग जाएंगे। अगर आपको पहचानना है कि आपके पास कोई मेंटल हेल्थ इशू वाला व्यक्ति है, तो उसमें या तो अचानक से बदलाव आएंगे या फिर बदलाव इसमें धीरे धीरे होते हैं, दोनों ही चीज़ें होती है। लेकिन अचानक से अगर बदलाव आ रहे हैं तो आप उस व्यक्ति को पकड़ सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे अगर बदलाव आ रहे हैं तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि वो कब मेंटल हेल्थ के इशू में पड़ा हुआ है और वो इससे बीमारी से ग्रसित है। मैं बताऊं आपको, तो कुछ ही वर्ष हुए हैं, मेरा एक पेशेंट था, वो 1 या 2 बार ही मेरे पास सेशन में आया और उसके बाद ही उसके साथ कुछ घटना हो गई। वो इतना ज़्यादा परेशान था कि हम उसका इलाज शुरू करें उससे पहले ही उसने अपने घर परिवार में कुछ घटनाओं को अंजाम दे दिया। मतलब ऐसे व्यक्ति स्वयं अपने लिए ही परेशानी का सबक नहीं, वो दूसरों को भी हानि पहुंचा सकते हैं। मतलब जो हमारे पास पेशेंट आया था उसको हमने देखा कि उसने अपनी वाइफ को मार दिया और बाद में
उसने खुद अपने आप को भी मार दिया। तो ये व्यक्ति मतलब सिर्फ़ अपने लिए ही नुकसानदायक नहीं है, ये सामने वालों के लिए भी बहुत नुकसानदायक हो सकती है, क्योंकि इनकी जो मेंटल हेल्थ है उसको पढ़ा ही नहीं जा सकता है कि ये कहाँ तक क्या कर सकते हैं। लेकिन इसमें अभी जो हमारा एक रिसर्च चल रहा है उसमें हमने देखा है कि ग्रहों के माध्यम से हम पता कर लेते हैं कि ये व्यक्ति कहाँ तक जा सकता है। तो उसके साथ हम वैसा ही उसका उपाय निकालते हैं और उसको वहाँ तक समझाइश देके उस चीज़ को डाउन करने की कोशिश करते हैं कि ये किसी के साथ कोई ऐसी हानि ना पहुँचाए कि कोई बहुत बड़ी घटना इसके सामने आ जाए। रिसेंट में अगर देखा जाए तो भारत में 13 करोड़ लोग ऐसे हैं जो मेंटल हेल्थ के इश्यू से गुजर रहे हैं। एक चीज़ और भी है कि 1 लाख व्यक्ति पे एक मानसिक रोग चिकित्सक है, एक डॉक्टर मिलता है। तो आपको खुद ही अवेयरनेस लाना पड़ेगी। आपको खुद ही अपने घर परिवार के लोगों को देखना पड़ेगा कि क्या आपके घर परिवार में कोई मेंटल हेल्थ इश्यू से गुजर रहा है? क्या उसको कोई मानसिक परेशानी है जिससे कि वो गुजर रहा है और वो किसी को बता नहीं रहा है, या फिर वो बहुत अग्रेसिव हो गया है, बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लगा है, वो लड़ाई झगड़ा करने लगा है, मार-पिटाई घर में करने लगा है। ऐसी कोई चीज़ें उसके साथ चल रही है, या फिर उसने कई बार सुसाइड करने का भी सोच लिया है, आपसे वो ऐसी बातें कर रहा है। क्योंकि कोई भी व्यक्ति, मैं आपको ये चीज़ यहाँ पे बता देता हूँ कि कोई भी व्यक्ति अगर सुसाइड करता है, तो वो बिना बोले सुसाइड कभी नहीं करता है। वो आपको कहीं न कहीं आपके परिवार में, आपके दोस्त यार में, आपके कहीं भी, आपके जो भी जितने भी लोग हैं, उसमें कोई एक ऐसा व्यक्ति होगा जिसको ज़रूर बताएगा कि वो सुसाइड करने वाला है। वो एक बार ज़रूर बोलता है, उसके बाद ही वो सुसाइड करता है। तो अगर आप अपने आस-पास ऐसी अवेयरनेस लाते हैं और इन लोगों के बारे में जानकारी कर लेते हैं, तो आप होने वाली घटना से बच सकते हैं और इनको भी बचा सकते हैं। आपका प्रोसेस क्या रहता है? देखिए, हमारे पास कोई भी पेशेंट आता है तो उसमें सबसे मेन चीज़ जो रहती है वो है उसकी केस स्टडी करना पहले तो, कि वो किस किस स्टेज से गुजर के हमारे पास आया है, क्योंकि व्यक्ति पहली बार तो हमारे पास आया नहीं होगा। उसके बाद में उसकी पूरी केस स्टडी करने के बाद उसके आसपास का वातावरण क्या रहा है अभी तक का, कि वो इतना मेंटल हेल्थ इशू में पड़ा है, उस वातावरण को समझना। फिर उसके बाद में हमारी जो मेन चीज़ है, हम जिस चीज़ से इलाज करते हैं, फिर उसको उस ओर ले जाते हैं। उसके ग्रहों को सारा पढ़ना कि कौन सा ग्रह है जो उसको आज यहाँ तक लेकर आया है, उसके बारे में समझना, उसको उस बारे में समझाना पूरा, उसकी बात को पूरा सुनना। उसके बाद में हमारा जो मेन इलाज करने का जो है, वो है उसके साथ काउंसलिंग करना, और साथ में मेन जो चीज़ है वो है कलर थेरेपी, कि उसके आसपास के जो वातावरण है वो जिस कलर में अभी रह रहा है उसको चेंज करना। क्योंकि कई बार व्यक्ति के ऊपर कलर का ही सबसे ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट होता है, कि वो जिस वातावरण में रह रहा है वो उसको सूट ही नहीं कर रहा है, और वो और ज़्यादा उसको मानसिक रोगी बना रहा है। तो उसके लिए जो लाइट कलर उसको सजेस्ट किए जाते हैं, क्योंकि इस चीज़ में लाइट कलर ही है जो व्यक्ति को सही कर सकते हैं। आप डार्क कलर में आपको रहना ही नहीं है इसमें। तो उसके लिए कौन-सा लाइट कलर सही है, उसको वो उसके आसपास का वातावरण हम चेंज करवाते हैं। फिर ग्रहों के माध्यम से, स्टोन के माध्यम से, ज्योतिष का जितना भी हमारे पास जो है, उसके लिए जो सही होता है, वो चीज़ हम उसके ऊपर लागू करते हैं। और उसमें सुधार भी मैंने देखा है कि मतलब 90% हमारे पास व्यक्ति अभी सही होके ही गया है, और 10% अभी जो पेशेंट वर्तमान में मेरे पास है वो चल रहे हैं, उनका इलाज जारी है और उनमें सुधार हो जाएगा, ये पूरी उनमें दिखाई दे रहा है। बस इसमें ये कि वो हमारी बात को माने, हम पर विश्वास करे, और जो हम उपाय बता रहे हैं उसको वो करे, तो उसमें सुधार होने की पूरी पूरी गुंजाइश, 1000% उसमें गुंजाइश है कि वो सही होकर ही हमारे पास से जाता है। जब व्यक्ति की बात को कोई सुनता नहीं है, तो वो चाहता है कि मेरी बात को कोई सुने, तो उसके या तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो जाते हैं, या कोई ऐसा व्यक्ति उसके साथ जुड़ जाता है। और फिर हम कहते हैं कि महिला है, उसके पीछे उसकी पत्नी या उसके परिवार के लोग के इसके तो कहीं और संबंध चल रहे हैं, और ये ऐसा-वैसा करके उसके ऊपर ब्लेम करने लग जाते हैं। लेकिन गलती उसकी नहीं है, गलती आप लोगों की है कि आपने उसकी बात को सुना ही नहीं है। तो उसने एक ऐसा व्यक्ति ढूँढा है कि वो अपनी बात सारी उसके सामने कह सके और वो सुने, समझे उसकी बात को। तो ये भी चीज़ देखी गई है इसमें। तो आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि जब तक आप उस व्यक्ति की बात नहीं सुनेंगे, तो फिर वो अन्य व्यक्ति के पास जाएगा ही जाएगा। ख़ासकर मैं जिनकी शादी हो चुकी है, उन लोगों के लिए कहूँगा कि वो आपस में एक ऐसा तालमेल बनाएँ कि वे एक-दूसरे की बात को सुनें। ज़रूरी नहीं है कि एक व्यक्ति बोल रहा है तो दूसरा उसका जवाब दे ही दे। आप एक-दूसरे की बात को सुनकर भी अपनी जो आपके आस-पास की दिक्कतें आ रही हैं, उसको दूर कर सकते हैं। आपको हर बार जवाब देना ज़रूरी नहीं होता, आपको
कई बार हमारे पास पेशेंट आता है तो हम 1-2 बार तो ऐसा ही करते हैं कि सिर्फ उसकी बात को सुनते ही हैं और अपनी बात उसके सामने नहीं रखते हैं। तब भी उसकी मेंटल हेल्थ अच्छी हो जाती है कि हम मेरी बात को किसी ने सुना। हर बात अगर हम उसके सामने रख देंगे कि नहीं आप गलत है, आपको ये करना, वो करना, तो वो हमारी बात को नहीं सुनेगा। सिर्फ 1-2 सेशन तो ऐसे होते हैं कि हम उसकी बात को ही सुनते हैं। लोगों में ओवर एम्बिशन आ गया है, मतलब पाना बहुत कुछ है लेकिन स्ट्रेस इतना है कि उसको अचीव नहीं कर पाते हैं। पहले के लोगों में जो क्षमता होती थी वो बहुत अधिक होती थी। उनके किसी भी चीज़ को सहन करने की, सोचने समझने की, सब चीज़ की। आजकल वो धैर्य जो है लोगों में ख़त्म हो चुका है और व्यक्ति चाहता सब कुछ है, पाना सब कुछ चाहता है लेकिन करता कुछ भी नहीं है। तो बैठे बैठे तो आपको कुछ हासिल होना नहीं है और जब आप थोड़ी मेहनत करते हो और आप उस ऊंचाई तक नहीं पहुंच पाते हैं तब भी आप मेंटल हेल्थ इशू में पड़ जाते हैं कि आपकी कोशिशें कम रही। आप पाना बहुत कुछ चाह रहे थे, मुझे ये बनना है, मैं इस फील्ड में जाना चाहता था, ये करना चाहता था और शुरू से कुछ तो माता पिता का भी बच्चों के प्रति रहा है कि तुझे इंजीनियर बनना ही बनना है, ये वो क्या करना चाहता है, उसकी कैटेगरी कितनी है कहाँ तक पहुँचने की, उसको भी जानना बहुत ज़रूरी है कि आप हर बच्चे को इंजीनियर नहीं बना सकते, आप हर बच्चे को डॉक्टर नहीं बना सकते हैं। उसका ओरा कितना है, कहाँ तक पहुँचने का है, वो कितना कर सकता है, उसको भी जानना बहुत ज़रूरी है। और ये सब चीज़ें जब हम देख रहे हैं तो उसमें आप अपनी कुंडली के माध्यम से ये चीज़ जान सकते हैं कि वो व्यक्ति कहाँ तक पहुँचेगा, कहाँ तक जाएगा, वो किस क्षेत्र में जा सकता है, उसके लिए क्या करना सही है और क्या करना सही नहीं है। ये चीज़ हम कुंडली के माध्यम से कर सकते हैं और फिर उसका हम उपाय कर सकते हैं। लक होता है ये नहीं होता, हमारी किस्मत रहती है, ये सब सिर्फ ग्रहों का ही खेल है। किस्मत नाम की कोई चीज़ नहीं है, ये सब आपकी ग्रह ही आपसे करवा रहे हैं क्योंकि कर्म प्रधान है। आप अपने ग्रहों को भी आप अपने कर्मों से बदल सकते हैं। अगर आप अच्छे कर्म करने लग गए हैं या आप एक एस्ट्रोलॉजर के पास आए हैं, हमने आपको उपाय बताए, आपने उपाय किए हैं, आपने कर्म किया है, तो आपके ग्रह परिवर्तन हो गए। तो किस्मत नहीं है, किस्मत नाम का कोई ऐसा, मतलब मैं कहता हूँ कि किस्मत कोई होती ही नहीं है आपकी कि आपको किस्मत से मिल गया। किस्मत से आपको कुछ नहीं मिलता है, आपको अपनी मेहनत से मिला है, आपके या तो पुराने कोई कर्म रहे होंगे उनके माध्यम से मिला है। तो जो कुछ भी आपको हासिल होता है वो सिर्फ कर्मों के माध्यम से ही हासिल होता है। आपको मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा यहाँ पे कि जब वहाँ पे ऊपर परिवर्तन होता है, आपके ग्रहों में परिवर्तन होता है, तो आपके जीवन में यहाँ परिवर्तन होने लग जाता है। तो ऐसा ही है कि जब आप यहाँ परिवर्तन करेंगे, यहाँ अपने कर्मों में परिवर्तन करेंगे, जो आपको बताया जाएगा आप वो करेंगे, तो आपके वहाँ के जो प्लैनेट है वो चेंज होंगे, तो आपके साथ ऐसे ही परिवर्तन होने लग जाएगा, अच्छा होने लग जाएगा आपके जीवन में। इसीलिए हम एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से पहले आपके ग्रहों को पढ़ते हैं कि आपके जो वर्तमान में ग्रह चल रहे हैं वो क्या बोल रहे हैं और आपको क्या कर्म परिवर्तन करने की आवश्यकता है। क्या कर्म आप बदलेंगे तो आपके ये ग्रह बदलेंगे और आपके साथ अच्छा होने लग जाएगा। जैसे कि अभी 2025 शुरू होने वाला है, तो इसमें किन किन राशियों के लिए अच्छा होने वाला है, किन राशियों वालों को ध्यान रखना चाहिए, थोड़ा सा उसके बारे में मार्गदर्शन। देखिए, ग्रहों के माध्यम से देखें तो वर्तमान में 2025 में हम किसी भी एक राशि को अच्छा या किसी एक राशि को बुरा नहीं बोल सकते हैं। ये कुछ कुछ समय के लिए चलते हैं, जैसे जैसे उनके ग्रह बदलते हैं वैसे वैसे उनमें परिवर्तन आता है। लेकिन विशेषकर अभी जैसे कि जो समय बदलने वाला है, तो मेष राशि, वृश्चिक राशि, धनु राशि वाले जातक है, उनका समय बदलने वाला है। और मकर राशि के कुछ जातक ऐसे हैं जिनको समय में तो परिवर्तन हो ही रहा है, उनको बहुत कुछ हासिल भी 2025 में होने वाला है। तो ऐसी कई राशियाँ ये जो मैंने आपको बताई है, इनके अंदर एक विशेष परिवर्तन आएगा और इनको विशेष कुछ उपलब्धियाँ भी प्राप्त होगी, कुछ घटनाएँ भी इनके साथ इसमें घटने वाली है, जिसमें ये इनके चहीते लोग रहेंगे, जिनको खोने का इनके साथ होने वाला है कि उनको सुनने में आएगा कि ये लोग इनसे दूर चले गए हैं या उनको जो विशेष चीज़ें प्राप्त थी, वो उनसे दूर होने वाली है इस 2025 में। काफ़ी ज़्यादा चार्ट्स आप पढ़ चुके हैं, आपको 20 सालों का अनुभव है, तो आप ये बताइए कि ऐसी कौन सी राशियाँ हैं जिन्हें सबसे ज़्यादा मानसिक रोग होता है। देखिए, 12 राशि में अगर हम बात करें तो 2 ही राशि ऐसी सबसे ज़्यादा है जिनको मानसिक रोग बहुत ज़्यादा होता है। उसमें सबसे पहली राशि है वृश्चिक राशि और दूसरी राशि आती है कर्क राशि। इन 2 राशि वाले जातक हमारे पास सबसे ज़्यादा आते हैं। होता अधिकतर सभी में है, ये देखा गया है, लेकिन इन 2 राशि वाले जातकों में होने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा होती है मानसिक रोग की। क्योंकि वृश्चिक राशि है, उसमें जो चंद्रमा होता है वो नीच का हो जाता है। जितने भी वृश्चिक राशि वाले हैं जातक, उन सभी का चंद्रमा नीच का है।
तो उनमें भी जिनका चंद्रमा खराब होगा उनमें मानसिक रोग होने की संभावनाएं ज़्यादा होती है। आप देखेंगे कि वो लोग या तो साफ सफाई के प्रति बहुत ज़्यादा अवेयरनेस होती है उनमें, बहुत ज़्यादा साफ सफाई करेंगे, अपने आसपास की चीज़ों को सही करना, ये कोई बिगाड़ के चला गया तो उसके ऊपर गुस्सा करने लग जाना, या उस उन व्यक्तियों से दूर होने लग जाना कि ये साफ सुथरा नहीं रहता है। ये वृश्चिक राशि वालों में बहुत ज़्यादा रहता है। और दूसरे हैं कर्क राशि वाले जातक, जिनका चंद्रमा ही स्वामी होता है। तो अगर उनकी कुंडली में कहीं भी राहु या केतु से संबंधित या शनि से संबंधित अगर कहीं परेशानी अगर आ रही है चंद्रमा के ऊपर, तो कर्क राशि वाले जातक भी इसमें बहुत जल्दी आ जाते हैं और उनको ये समस्या बहुत जल्दी ग्रसित कर लेती है। ऐसे कुंडली में ऐसे कौन कौन से कॉम्बिनेशन रहते हैं ग्रहों के जो दूसरी राशियों के लिए है, जिनसे उन्हें मानसिक रोग होने की संभावना रहती है? अगर जो किसी को अगर अपना देखना हो तो इतने सारे कॉम्बिनेशन तो वो रीड नहीं कर पाएगा, लेकिन वो आसानी से जान ले कि हाँ ये मेरी कुंडली में कॉम्बिनेशन बन रहे हैं तो मुझे ध्यान रखना चाहिए, या वो फिर अपने किसी परिवार वाले को बोल दे कि आप मेरा ध्यान रखना। देखिए, कुंडली में अगर बात करते हैं हम, तो भाव के हिसाब से अगर बात करें तो लग्न, पंचम और षष्ठम भाव, ये 3 स्थान ऐसे हैं कुंडली में कि अगर यहाँ पर आपको इशू आ रहा है, आपका लग्न खराब हो रहा है, आपका पंचम भाव खराब हो रहा है, आपका षष्ठम भाव खराब हो रहा है, रोग दोष जहाँ से देखे जाते हैं, पंचम भाव जहाँ से विद्या बुद्धि संतान के बारे में आप देखते हैं, अगर आपकी विद्या बुद्धि वहाँ पे खराब हो रही है, या आपका लग्न खराब हो रहा है जो मानसिक रोग आपको देता है सबसे पहली चीज, तो आप में ये इश्यूज आने लग जाएंगे। दूसरा, ग्रहों की बात करें तो आपका चंद्रमा कुंडली में अगर खराब है, सबसे मेन चीज। दूसरा, आपका राहु बहुत ज्यादा पावरफुल है, आपको राहु की दशा चल रही है, क्योंकि राहु की दशा बहुत लंबे टाइम तक चलती है। तो इतने टाइम तक व्यक्ति अगर उस इशू में पड़ा रहता है, 18 वर्ष तक अगर आपकी राहु की दशा चल रही है और आपका चंद्रमा खराब है और आप उसको नहीं वो कर पा रहे हैं, तो आप इस इशू में आ जाएंगे। फिर और भी कुंडली के अंदर कुछ अवस्थाएं ऐसी है देखी जाती है, शनि का भी देखा जाएगा, राहु का हमने देखा, चंद्रमा का हमने देखा, मंगल भी इसमें कई जगह आपका आता है। और सबसे एक ग्रह जो इसमें देखा गया वो है आपका बुध, क्योंकि बुध आपके वाणी का कारक है। और आपका बुध अगर खराब है, आप अपनी बात ही अगर शेयर नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि आपकी बात सुनने वाला तो है लेकिन आप कुछ बोल ही नहीं पाते हैं, आप अपनी बात ही नहीं रख पाते, तो भी अगर आपका बुध भी अगर खराब है तो भी आप मेंटल हेल्थ में आ जाते हैं। उसकी कंडीशनें होती है कि सिर्फ आपका बुध खराब है तो आप मेंटल हेल्थ में इशू में पड़ जाएंगे, ऐसा नहीं है। अगर आपका बुध खराब है तो उसमें कुछ कंडीशन है, अगर वो देखी जाती है तो भी कई पेशेंट हमने देखे हैं कि जिनके बाकी ग्रह अच्छे लेकिन उनका बुध जो है वो उस कंडीशन में आ रहा है, तो भी वो मेंटल हेल्थ इशू में पड़े हुए हैं। मुझे जहाँ तक ऐसा लगता है कि जैसे जो आजकल विवाह हो रहा है तो उनमें कुंडली में भी हम ऐसा देख सकते हैं कि यार शायद ये आगे जाके मानसिक रूप से इनका इम्बैलेंस रहेगा, तो इससे शादी करना चाहिए नहीं करना चाहिए। बिल्कुल, आपका ये प्रश्न बहुत अच्छा रहा कि विवाह से ही वहीं से मेंटल हेल्थ इशू शुरू होते हैं व्यक्ति के, अगर देखा जाता है तो सबसे ज़्यादा, क्योंकि व्यक्ति पहले सिंगल रहता है, वो फिर डबल होता है, तो कई बार तो उस सिचुएशन को ही नहीं संभाल पाता है, तभी वो मेंटल हेल्थ इशू में पड़ जाता है, उसके साथ मानसिक रोगी होने लग जाता है। तो वहीं पे जो हम कुंडली का मिलान करते हैं, वो सबसे मेन चीज़ जो होती है वो यही देखने की होती है कि आप उनके जो दोषों को मिलाया जाता है, जो वहाँ पे जितने भी है आप गुण मिलाए जाते हैं, उनके ग्रह उच्च नीच को देखा जाता है, उनके भावों को देखा जाता है, और जब पूरा मिलान किया जाता है, कभी भी आप केवल गुण मिलाकर विवाह नहीं कीजिए कि आपके 20 गुण मिल गए, आपके 18 से ऊपर मिल गए तो आपकी कुंडली मिल गई, ऐसा नहीं है। आप पूरा कुंडली का मिलान कीजिए। आपका उस कुंडली के मिलान में जैसे कि आप सर्वप्रथम आप गुण मिला लीजिए, गुण मिलाने के बाद आपका राशि मैत्री आप देख लीजिए, आप आपके लग्न देख लीजिए दोनों के कि आपके लग्न का क्या है, आपका सप्तम भाव और सामने वाले का सप्तम भाव दोनों का कितना मिलान हो रहा है। सबसे मेन चीज तो विवाह में वही होती है कि आप दोनों का सप्तम भाव क्या है, वहां पर क्या कौन से ग्रह है और सामने वाले की इसमें क्या ग्रह है, उन दोनों का मिलान जब हो जाता है, इन सारी चीजों को मिलाने के बाद ही कुंडली में आप उस निष्कर्ष पर निकलते हैं कि आपको विवाह करना ठीक रहेगा या नहीं रहेगा, आपके लिए विवाह करना कितना उत्तम है, और वो व्यक्ति आपके लिए सूट कर रहा है या नहीं कर रहा है, आगे जीवन साथी आपका पार्टनर सही बन सकता है या नहीं बन सकता है। वो कि आजकल जो लव मैरिजेस वगैरह हो जाती हैं तो उसमें रहता है कि काफ़ियों की तो अच्छी चलती है, काफ़ियों की बुरी, तो ऐसा बोलते हैं ना कि जिनकी अच्छी चल रही है तो उनको तो बोल देते हैं कि
कोई मिलाने की ज़रूरत नहीं है, हमारा तो अच्छा चल रहा है। वो अधिकतर ऐसा लोगों में फ्लॉन्ट करते हैं फ्रेंड सर्कल में, तो क्या वो सही है क्या? चीज में मैं आपको 100% दावे से ये बात कह रहा हूं कि आप मिलाकर देख लीजिए, उन दोनों की कुंडली का मिलान बहुत अच्छा हो रहा है, इसलिए वो दोनों अच्छे से रह रहे हैं। क्योंकि अगर आपकी कुंडली का मिलान नहीं हो रहा है तो आप अच्छे से रह ही नहीं सकते हैं। तो जो लव मैरिज कर रहे हैं लोग, उनमें कई लोग जो अच्छे से रह रहे हैं, उनकी 100% कुंडली मिली हुई है और वो अच्छे से रह रहे हैं। तभी ये हो पा रहा है कि उनके ग्रह वगैरह जितने भी है वो सारी कंडीशन मिल गई है और उनका विवाह हो चुका है, तो वो अच्छे से रह पा रहे हैं, उनको कोई इशू नहीं आ रहा है। अन्यथा इशू आते ही आते हैं अगर आपकी कुंडली का मिलान नहीं है। आप सिर्फ एक मंगल को ही लेकर देख लीजिए, अगर आप एक व्यक्ति मांगलिक है, एक व्यक्ति मांगलिक नहीं है, तो ये आपकी कुंडली में कितने इशू आने लग जाते हैं। हेल्थ से लेकर इशू आने लग जाएंगे, संतान भाव से लेकर इशू आने लग जाएंगे, या फिर वो दोनों आपस में एक साथ रह ही नहीं पा रहे हैं। दूर दूर रहते हैं तो कहते हैं कि हम दूर रहते हैं तो हम अच्छे रहते हैं, और जब भी हम 15 दिन 20 दिन ही अगर हम हो जाए, हम साथ में रहने लग गए, तो हमारे लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं, इशू आने लग जाते हैं हमारे बीच में। तो आखिरी में हम इसका जो मेन हम ये लेके चलेंगे, कॉन्सेप्ट जो हम लेकर आएंगे यही है कि हमारा जो मेंटल हेल्थ है वो ग्रहों से मिलता हुआ ही है। इसको आप अलग से मत लीजिए, ये दोनों मिला हुआ है, और जब आप इसको ग्रहों से मिलाएंगे और उसके ऊपर जब आप इसका इलाज लेना शुरू करेंगे, तो आपकी ये बीमारी दूर होकर ही रहेगी। आप सिर्फ दवाइयों के माध्यम से है या उससे आप सिर्फ इस मेंटल हेल्थ को दूर नहीं कर सकते हैं। आपको अपने ग्रहों को भी पढ़ना पड़ेगा, आपको दवाई भी लेना पड़ेगी, आपको काउंसलिंग सेशन भी पूरे करना पड़ेंगे, और जो आपके आसपास का जो ऑरा है इसको भी बदलना पड़ेगा, आपका वातावरण भी आपको बदलना पड़ेगा, जिसमें आपके मेन आपका कलर थेरेपी। आपके जो वातावरण में आप जब कलरों को बदलते हैं, आपका वातावरण उन्हीं से बदलता है, तो आपकी मेंटल हेल्थ ऐसे ही अच्छी होने लग जाती है। एक काफ़ी अच्छा आपने मार्गदर्शन करा कि कैसे हम एक होलिस्टिकली अपनी मेंटल हेल्थ को क्योर कर सकते हैं। उसमें एस्ट्रोलॉजी का काफ़ी महत्व है, उसमें आपने बताया कि कलर्स का काफ़ी महत्व रहता है, और काउंसलिंग वगैरह और बातचीत करने से भी काफ़ी कुछ सोल्व हो जाता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद एस्ट्रोवली जी। राधे राधे।